अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम जी सलाम सर, यार आवाज सर। आ रही है। अच्छा, वालेकुम सलाम सर, आ रही है आवाज़। थैंक यू जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। ये हमारा पहले सेशन का क्वेश्चन आंसर सेशन है आफ्टर मिड टर्म। हमारा जो मिड टर्म के बाद पहला टॉपिक है जिसमें तीन क्लासें हैं, वो है रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग चूँकि हम लोग रिसर्च एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और जनरल रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिसर्च ज़्यादातर लोग जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो उसमें स्टेटिस्टिक्स की कुछ बेसिक नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इस सेंस में कि बहुत से लोगों को और ये नहीं समझ आती कि ये नंबर्स फजूल बनाने की क्या ज़रूरत है। इधर से 24 आ गया तो उधर से 26 आ गया तो उससे रिसर्च ठीक हो गई, 26 नहीं आया तो रिसर्च ठीक नहीं होती। ये क्या मजाक है? जबकि हमें समझ आ रहा है कि सामने ये चीज़ ठीक हो रही है। तो उसके पीछे कुछ स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज होती है, कुछ ये कह लें कि एक बड़ी प्रिसाइज सी लैंग्वेज होती है जो कि आपकी रिसर्च को रिलायबल बनाती है। लैंग्वेज नॉट इन द सेंस के कोई आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, लैंग्वेज इन द सेंस कि नंबर्स जो है वो एक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि आपकी रिसर्च वैलिड है या उसको ठीक तरीके से किया गया है। तो उसके बारे में हम इन तीन सेशंस में पढ़ेंगे। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है ये सब ब्रांच है मैथ की। इसकी फर्दर जो है दो ब्रांचेस हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, थोड़ी देर में हम देखते हैं उसकी एग्जांपल और नाम का मतलब क्या है। और एक को कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये बेसिक्स हैं जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन हम इसको रिसर्च की टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स की अपनी एक प्रिसाइज और बड़ी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है। और जो भी आप कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, कोई सोफिस्टिकेटेड थिंकिंग करेंगे कभी भी, तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स को समझना ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जो रोमन बिल्डिंग्स बनी थी, दुनिया में पहली बार बड़ी बिल्डिंग्स रोम वालों ने बनाई थी ना, अदर देन ये जो पिरामिड्स या उस तरह की हैं जिनमें स्टैकिंग थी खाली पत्थरों के ऊपर। तो या एटलीस्ट नोन नॉलेज के साथ कंपेयर कर रहे हो तो वो आप पिलर्स और छत की आपको कुछ आपस में कुछ कह लें कि ऑन स्केल कंपैरिजन चाहिए होता है कि इन पिलर्स पे ये छत खड़ा होगा कि नहीं, उन बुनियादों पे ये पिलर खड़ी होगी कि नहीं। उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल 26 को 4 पे डिवाइड करना है या 40 को 8 पे डिवाइड करना है। तो ये अरेबिक न्यूमरल्स के अलावा पॉसिबल ही नहीं था। फॉर एग्जांपल देखें आप, सबसे पहले यहाँ पे सुमेरियन अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं जो लेफ्ट साइड पे नीचे लिखे हुए हैं, या यही फिर इधर राइट साइड वाली फिगर में लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं। अब इनमें आप फर्ज करें आपने 20 को 3 पे डिवाइड करना है। आप कोई आपके पास मैथमेटिकल सिस्टम ही नहीं होता ना। इसी तरह इसके आगे रोमन लिखे हुए हैं, तो रोमन में आप फर्ज करें आपने 18 को 5 पे डिवाइड करना है। तो कोई नंबरिंग के अलावा आगे जो एल्जेब्रिक रिलेशनशिप थे उनका कोई सिस्टम ही नहीं था दुनिया में, जब तक शायद रोमन्स के पास छोटा मोटा था जब उन्होंने अरेबिक न्यूमरल्स को अडॉप्ट किया। या फिर आपको पता है कि हमारे पास, हम लोग कहते हैं ना बड़ा प्राउडली कि दुनिया में अलजेब्रा मुसलमानों ने जाबिर बिन हयान और इस तरह बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। एक्चुअली इसकी वजह यही है कि अलजेब्रा के बगैर, यानी मैथमेटिकल रिलेशनशिप नंबर्स में बनाए बगैर,
कोई एडवांसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई नई चीज़, मतलब छोटी प्रिसाइज चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे आजकल हम मैटलैब वगैरह पे कैलकुलेशंस करते हैं, पीछे कंप्यूटर कर रहा होता है। लेकिन इवन बड़ी चीज़ों में भी ना पॉसिबल नहीं था उससे पहले कोई भी ब्रेक थ्रू करना है, जब तक आपके पास बेसिक स्टेटिस्टिक्स के नंबर्स ना आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेटा की। ये कह रहा है कि अ सेट ऑफ मैथमेटिकल प्रोसीजर्स for summarizing and interpreting observations. These observations are typically numerical or categorical facts. Numerical का मतलब होता है numbers में, categorical का number होता है categories में, यानी 1 से 5, 5 से 20, कोई categories बना लेते हैं हम, about specific people or things, and they are usually referred to as data. The most fundamental branch of statistics is descriptive statistics, यानी इसके नाम के अंदर से आप देखें तो it is used to summarize और describe observations। यानी आप खड़े हैं, कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं एक जलसे में या किसी एक गैदरिंग में, तो आप काउंट करके बताते हैं कि इनमें से 45 मर्द हैं और 55 औरतें हैं। ये डिस्क्रिप्शन है उस डेटा सेट की। ये आप बताते हैं कि इस वक्त जो मार्केट में हमारे पास गंदम अवेलेबल है, उसमें से 71% लोकल गंदम है, 25% जो है वो यूक्रेन की गंदम है, और 4% ईरान की गंदम है। अब ये डिस्क्रिप्शन है एक डेटा की। तो इस तरह के स्टेटिस्टिक्स को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। एंड यू कैन नाउ अप्रिशिएट कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के लिए आपको मैथमेटिकल डेटा इकट्ठा करना होता है। इन जिन केस में हमने बात की, कहीं पे आपको गंदम तोलनी होगी, कहीं पे आपके लोगों को गिनना होगा वगैरह। दूसरा लिखा है द ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स यूज टू इंटरप्रेट और ड्रॉ इन्फरेंसेस अबाउट ऑब्जर्वेशंस। यानी आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, अब इनके बारे में इन्फ्रेंसेस करना, यानी कि इनसे फर्दर नॉलेज, ये नंबर्स तो आपके पास आ गया डिस्क्रिप्टिव नंबर्स, अब इनसे इन्फ्रेंस करना कि हाँ ये लोग जो हैं, जो मैं आज जिस जलसे में देख रहा हूँ, इनका मेकअप जो है, यानी ये स्टेटिस्टिकल मेकअप, वो कराची वाले जलसे से डिफरेंट था। ये एक इन्फ्रेंस है। फिर आपको कराची वाले जलसे का भी डेटा चाहिए होगा, और आप फिर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली ये बहुत डिटेल में कैलकुलेशंस होती हैं स्टैट्स में। मैं आपको एक बड़ी बड़ी एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब आप कंपेयर करते हैं चीज़ों को, मुख्तलिफ डेटा सेट्स को, और उसके बारे में अपने इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, तो उसको इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। ये यहाँ पे आपके पास वही जो जो मैंने आपको बताया, वो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। लेफ्ट साइड से चलें तो पहले डिस्क्रिप्टिव डेटा की एक एग्जांपल दी है कि 25% ये तो 30% ये, तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं डेटा को। दूसरा है इन्फरेंशियल। इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि एक तो मैंने आपको बताया ना कि आप कंपैरिजन करते हैं, लेकिन क्योंकि जलसे में फर्ज करें 18,000 लोग थे या 12,000 लोग थे, लेकिन कभी कभी पॉपुलेशंस अनलिमिटेड होती हैं प्रैक्टिकली फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ लोग। अब उनको आप एक एक को काउंट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा ना, बल्कि इम्पॉसिबल होगा। तो उसके लिए फिर आप सैम्पलिंग करते हैं। सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, और स्टैट्स में आपने, बल्कि स्टेटिस्टिकल रिसर्च में आपने प्रूव करना होता है कि जो आपने सैंपल लिया वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सैंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये दूसरी तस्वीर को देखें, तो इसके अंदर लेफ्ट साइड से चलते जाए तो 3 सैंपल लिए हुए हैं। पहला सैंपल जो है वो एज अ सैंपल तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपकी पॉपुलेशन में से नहीं है, उसमें से बहुत सारे डेटा आपकी पॉपुलेशन से बाहर है। दूसरे को देखें तो वो आपकी पॉपुलेशन के मीन के काफ़ी करीब है, और मोर और लेस शेप भी उसकी वही है। लेकिन स्टिल अगर आप इस सैंपल को यूज़ करेंगे तो आप इसमें कुछ एरर्स आएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का सारा डेटा है। इसी तरह आप आखिरी वाले को देखें तो वो टोटली राइट साइड का डेटा है, उसकी भी शेप वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बायस है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन कैसे बनी हुई है, इसके सेंटर में ब्लू वाली ग्रीन वाली लाइन है, ये इसका मीन है, और फिर इसकी एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। जो राइट साइड है वो हायर डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एज की बात कर रहे हैं, तो राइट साइड के बिल्कुल एंड पे 110 साल के बुजुर्ग हैं, और लेफ्ट साइड पे देखें तो इसके बिल्कुल एंड पे यंग बच्चे हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं। तो अगर हम सैंपल ले लेंगे, ये आखिरी वाला सैंपल, तो हम तकरीबन 60-70 साल के लोगों से पूछ रहे होंगे, और उसकी बेसिस पे हम फैसला कर रहे होंगे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन
कि क्या जो भी चीज़ हम फर्ज करें ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम उनका ब्लड सैंपल लेके तो ये देख रहे हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल है या नहीं, तो गलती हो रही होगी। तो बेसिकली स्टेटिस्टिक्स आपको गाइड करती है कि आप ऐसा सैंपल लें बड़ी पॉपुलेशंस में से जो पॉपुलेशंस को सही रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको हम आगे देखेंगे। और प्रैक्टिकली रिसर्च में एनी मीनिंगफुल रिसर्च वुड यूज इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स जनरली आपको अखबारों के आर्टिकल्स में या बिल्कुल बेसिक रिसर्च में मिलते हैं। अब आखिरी वाले डायग्राम पे आ जाएं तो इसमें स्टैट्स के दो पार्ट्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्रेंशियल है। अब इन्फ्रेंशियल में दो हैं, एक एस्टिमेशन है और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। इनको हम एक एक करके देखते हैं। पहले एस्टिमेशन को देख लेते हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि आपको अ, इस्लामाबाद की रोडें साफ करने का ठेका मिल गया। सुबह सुबह 6:30 बजे से पहले पहले आप अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे 5 बजे, और 6:30 बजे से पहले पहले सारी रोडें साफ होनी चाहिए। आपने बिड किया, आपको ठेका मिल गया। फॉर एग्जांपल बिडिंग से पहले या ठेका मिलने के बाद अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कितने लोग हायर करूं या कितनी क्लीनिंग मशीन्स खरीदूं। तो आप यू कैन इमेजिन कि ये कितना कॉम्प्लेक्स सवाल है ना। उसकी वजह ये है, आपने गलत खरीद ली तो ये ठेका मिलने का सारा फ़ायदा ही ख़त्म हो जाएगा। आप पैसे एक्स्ट्रा मशीनें लगाने में लगा देंगे और फ़ायदा ही नहीं रहेगा। और कम खरीद ली तो 15-20 दिन बाद सीडीए आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देगा कि आप तो अपना काम ही नहीं कर पाए। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप पॉपुलेशन यानी नंबर ऑफ लेंथ ऑफ टोटल रोड्स इन इस्लामाबाद में भी, उसके अंदर फिर आप स्टैगरिंग भी करना चाहें कि इनमें डर्ट रोड्स कौन सी हैं, इनमें पेव्ड रोड कौन सी हैं, इसमें मेन शाहराहें कौन सी हैं, स्ट्रीट्स कौन सी हैं, वगैरह वगैरह। और फिर पहला पहले आप अंदाज़ा लगाएंगे कि पॉपुलेशन कितनी है, और इस पॉपुलेशन में फिर आप सैम्पलिंग करेंगे। कुछ रोड्स को देखेंगे कि वाकई इनको साफ़ करने के लिए मुझे किस साइज़ की मशीन चाहिए या कितने लोग चाहिए, उन लोगों को मैं क्या क्या टूल्स दूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करेंगे आप। इन एस्टिमेट्स को हमेशा या आप पॉइंट एस्टिमेट लगा सकते हैं, जैसे आप एग्जैक्टली कह दें कि मेरा एस्टिमेट है कि इस्लामाबाद में 12,000 किलोमीटर रोड्स हैं टोटल, छोटी बड़ी, पेव्ड, अनपेव्ड, डर्ट, सब मिला के। इसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। या आप कहेंगे कि मेरा एस्टिमेट ये है कि इस्लामाबाद में 10,000 और 13,000 किलोमीटर के दरमियान रोड्स की लेंथ है। इसको कहते हैं हम इंटरवल एस्टिमेट, या कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं, जिसका एक लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट होती है और एक अपर कॉन्फिडेंस लिमिट होती है। यानी 10,000 लोअर लिमिट है और 14,000 अपर लिमिट है या हायर लिमिट है। और आप फिर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेस पे अपनी सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, इसके बारे में भी ये समझना ज़रूरी है कि इसको लॉजिकल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद में 5,000 से लेके और 30,000 किलोमीटर के दरमियान रोड्स हैं। अब ये बात शायद परफेक्टली ठीक है, ऐसा ही होगा कहीं 11, 12, 13, 15, 18 कुछ भी होगी। लेकिन ये इंटरवल मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि ये इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। क्योंकि और दूसरा ये मुझे ये इससे अगर मैं 5,000 और 30,000 कह दूंगा तो कितनी मशीनें खरीदूंगा? 5,000 के लिए तो शायद 10-12 मशीनें चाहिए होंगी, और 30,000 के लिए शायद 100 मशीनें चाहिए होंगी। अब प्रॉब्लम तो मेरा फिर उधर ही रहा कि अगर 100 मशीनें खरीदनी है, क्या फ़ायदा फिर ये सारी स्टैट्स करने का और इतना बड़ा एस्टिमेट लगाने का। तो स्टेटिस्टिशियन का, रिसर्चर का एक चैलेंज ये होता है कि वो इस इंटरवल को छोटे से छोटा रखे, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो कि मैं मेरा जो एक्चुअल डेटा पॉइंट है या एक्चुअल जवाब है वो इस इंटरवल के अंदर ही है। उससे बाहर निकल गया फिर भी वही गड़बड़, और अगर ये इंटरवल बहुत बड़ा हो गया तो फिर भी वही गड़बड़। तो आगे चलते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एक हम स्टैट्स में टर्म यूज़ करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा जो है उसमें कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने सेंटर की तरफ ज़्यादा माइल है, ज़्यादा टिल्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पीछे ये वाली जो तस्वीर देखी सेंटर वाली, इसमें जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मोर और लेस। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप गौर करें तो ज़्यादातर डेटा पॉइंट सेंटर में है, क्योंकि सेंटर से ये उठी हुई है बहुत ज़्यादा। तो जिस डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर में ज़्यादा डेटा होता है उसको हम कहते हैं दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ लॉट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी किसी चीज़ की सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए आप मीन, मीडियन, मोड इस्तेमाल करते हैं। और आप अब ये भी
आई होप कि मेरी बात सुन के आपको ये अंदाज़ा भी हो गया होगा कि जिस पॉपुलेशन में सेंट्रल टेंडेंसी ज़्यादा होती है फिर उसके अंदर एस्टिमेशन करना आसान होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इसका ज़्यादातर डेटा एक ख़ास जगह पे मौजूद है। और दूसरी चीज़ होती है डिस्पर्शन या वेरिएंस या वेरिएशन। इसमें ये बेसिकली आपको ये डेटा ये बताता है कि सेंटर अगर आपको पता है पॉपुलेशन का, तो जनरली डेटा इससे कितना दूर होगा, एक एवरेज पॉइंट इससे कितना दूर होगा, डिस्पर्स्ड कितना होगा। जितना करीब होता है मीन के, अगेन इसका मतलब है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं और अच्छे इंटरवल्स उसमें से कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आपको मिलेंगे। और अगर वो इधर उधर फैला हुआ है और दूर दराज है तो फिर आपको मुश्किल होगा अच्छे कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना। तो डिस्पर्शन या वेरिएशन या वेरिएंस मेजर करने के लिए आप रेंज इस्तेमाल करते हैं। रेंज का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान फ़र्क। यानी जैसे हमने पीछे पॉपुलेशन की बात की, तो एक दिन का बच्चा और 110 साल के बुजुर्ग, इनकी पॉपुलेशन में 110 साल का फ़र्क है, तो हमारी रेंज हो गई 110 माइनस जीरो इज इक्वल टू 110। या आप इंटर क्वार्टाइल रेंजेस देख लेते हैं, यानी कि पहले 25% में कितने लोग हैं, दूसरे 25% में, तीसरे में और चौथे में। चार 25% होते हैं 100 में। तो कौन से क्वार्टर में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 60 to 70% पॉपुलेशन हमारी 0 से 30 ईयर्स के बीच में है। तो इसका मतलब है कि हमारे पहला क्वार्टाइल और दूसरे क्वार्टाइल का एक पार्ट बहुत ज़्यादा हैवीली पॉपुलेटेड है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अब ये एक एनालिसिस है जो किसी ने डेटा के बेस पे किया है, इंटर क्वार्टाइल रेंज के एनालाइज किया है। फिर आगे स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो अ, एक ही तरह का डेटा की दो रिप्रेजेंटेशन है, एक स्क्वायर है और एक अंडर रूट है। ये बेसिकली आपको ये बताता है कि मीन से आपका डेटा ऑन एवरेज कितना दूर है। अच्छा जी, अगर आप अपने डेटा को, जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं, उन सब को लिख दें और ये लिखें कि ये कितनी बार अकर हुए हैं डेटा में। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन में बात करें तो हम लिख दें कि 0 to 1 ईयर के बच्चे हमें 25 लाख मिले हैं। 1 ईयर to 2 ईयर के बच्चे हमें 22 लाख मिले हैं। 2 ईयर to 3 ईयर के बच्चे हमें 40 लाख मिले हैं, एंड सो ऑन। यानी एक तो हमने ये लिख दिया कि वैल्यूज हैं कितनी, जैसे 0 to 1 ईयर एक वैल्यू है और इस वैल्यू ये कितनी बार आई, ये 22 लाख बार आई, 25 लाख बार आई, 28 लाख बार आई, जितनी बार भी आई। इस अगर हम इस तरह डेटा को अपने अरेंज कर लें तो आप फिर क्या करते हैं कि इनको लोएस्ट टू हाईएस्ट में करते हैं, यानी पहले 0 to 1, फिर 1 to 2। और फिर इससे आपको पता चल जाता है कि किस कैटेगरी के, जैसे फॉर एग्जांपल 24 to 25 का नंबर सबसे ज़्यादा है। वो एक लंबे बार की तरह खड़ा होगा आपके डेटा में, एक हिस्टोग्राम सा बना होगा 0 से लेके 110 तक। और बीच में कहीं पे वो हिस्टोग्राम ऊंचा हो रहा होगा जहाँ पे जिस रेंज में ज़्यादा लोग हैं, और कहीं छोटा हो रहा होगा। तो एक शक्ल सी बन रही होगी ओवरऑल आपके डेटा की। ये जो शक्ल होती है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। तो जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के आबादी को अगर आप इस तरह एनालाइज करेंगे और इस तरह डेटा को प्लॉट करेंगे, तो इस जो प्लॉट होगा इसको आप कहेंगे ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी हमने बात की, इसको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिफाइन किया जाता है। अगर आपके पास मीन हो और स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल बना सकते हैं। इसी तरह ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं उनमें आपके पास लोअर और हायर वैल्यू और मिडिल वैल्यू चाहिए होती है, तो वो ट्रायंगल की शक्ल आपको पता चल जाती है। इसी तरह बहुत सारी और डेफिनेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस होती है, तो आपको स्क्यूनेस की वैल्यू चाहिए होती है। इस तरह मिनी टैब में हमारे पास 20-25 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि मुख्तलिफ डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक बात आपने यहाँ याद रखनी है कि एसेंशियली जो ये शक्ल होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी ग्राफ होता है, इससे एसेंशियली ये उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती आबादी को, क्योंकि कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बेटा जो है उसके अंदर स्क्यू होता है, होती है वो नॉर्मल की शक्ल की है, लेकिन वो किसी एक तरफ टिल्टेड होने का बहुत ज़्यादा उसका रुझान होता है। लेकिन फ़र्ज़ करें वो रुझान नहीं है, तो नॉर्मल और बेटा एक ही जैसी नज़र आएंगी किसी एक सैंपल में। इसी तरह और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो एक दूसरे की तरह की शक्ल की नज़र आती हैं अगर उनके डेटा में कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हों, लेकिन जो ही वो बदलेंगे वो उनकी तस्वीर शिफ्ट हो जाएगी, किसी और शक्ल में आ जाएंगे वो।
जैसे ये आपके सामने दो तीन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ये पहली वाली डिस्ट्रीब्यूशन, इसको नॉर्मली हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, या एक दो और भी नाम है उसके। बीच वाली को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, काफ़ी नॉर्मल के करीब है ये। जो आखिरी वाली है ये बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक तरह से कह लें तो दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठी हुई है। तो इस तरह बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिसको बेल कर्व भी, गॉसियन कर्व भी, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन भी, बहुत सारे नाम हैं इसके। और इसकी एक खास बात होती है कि नेचुरली अकरिंग डेटा जो है वो मोर और लेस सारे इसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सबकी हाइट्स कितनी है, आप सबके बहन भाई कितने हैं, आप सबकी इनकम कितनी है, और अगर ये मैं प्लॉट करना शुरू कर दूं, तो वो उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। अब इसके कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सबकी हाइट एक जैसी है या इनकम एक जैसी है, बहन भाई का एक ही नंबर है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आप जीरो हो किसी की इनकम, या किसी के बहन भाई जीरो हो, आप अकेले हो, और किसी के 10 हो बहन भाई, या किसी की इनकम 1 करोड़ रुपए हो। लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम्स बन जाएंगे नॉर्मल के। और खास बात ये होगी कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल लाई इन अ पर्टिकुलर रेंज जो सेंटर में होगी। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ लूँ, तो वेरी लाइकली के उसका उसके जवाब को जब हम प्लॉट करेंगे तो वो नेचुरली अकरिंग फिनोमेना में वो नॉर्मल को या कंफर्म कर रही होगी। अब इसका फायदा क्या, इससे हुआ क्या है ओवर द ईयर्स? दुनिया में जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें प्रॉब्ली 98 to 99% वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पे हुई है। यानी लोगों ने जब भी ट्रैक्टर बनाए और ट्रैक्टरों को देखा कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उनको सामने आई। उन्होंने जब भी देखा कि लोगों की तनख्वाहें कितनी हैं, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन सामने आई। उन्होंने जब भी देखा कि बीमारियां कौन सी फैल रही हैं, यही डिस्ट्रीब्यूशन आई। जब भी देखा कि बकरियां बकरे भैंसें गाय कितनी है मुल्क में, यही डिस्ट्रीब्यूशन आई। एंड सो ऑन, रोड्स वगैरह जो भी देखा उन्होंने। उससे हुआ क्या कि बहुत सारे स्टेटिस्टिकल टेस्ट डेवलप हो गए हैं और अवेलेबल हैं अब हमारे पास। और अब जब भी लोग नॉर्मली, आपने सुना होगा ना कि कहते हैं कि अपने डेटा को नॉर्मलाइज करो, उसी वजह से कह रहे होते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, और बड़ी इजीली उसकी बेस उसको हम उससे हम इन्फ्रेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो एक आइडियल या परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये आपके सामने बनी हुई है। इसका एक सेंटर होता है। इसका 68% डेटा जो है वो वन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू द राइट एंड वन वन सिग्मा टू द राइट, या वन वन अंडरस्कोर ऑफ वेरिएंस, या यहाँ पे हमने जो बात की स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाली। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे ये म्यू और वन अल्फा वन सिग्मा के दरमियान है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन टू द राइट एंड वन टू द लेफ्ट ऑफ द मीन, इसके अंदर 68% डेटा होता है। इसी तरह टू टू द राइट और टू टू द लेफ्ट के अंदर 95% डेटा होता है। और थ्री टू द राइट और थ्री टू द लेफ्ट के दरमियान 99.8% डेटा होता है। इस चीज़ को आप लोगों ने सिक्स सिग्मा के नाम से भी कहीं ना कहीं सुना होगा। तीन सिग्मा इधर, तीन सिग्मा इधर, या तीन स्टैंडर्ड डेविएशन इधर, तीन स्टैंडर्ड डेविएशन उधर। तो मुख्तलिफ, अगर हमारे कहीं इंशाल्लाह आगे डिस्कशन में आया तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें। तो ये जो जी स्कोर्स होते हैं, ये हमें एक जनरल सी बगैर डेटा इकट्ठा किए भी बहुत सारी हमें इसके अंदर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जी टेबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा ना, आपने स्टैट्स में कहीं जब भी पढ़ी होगी आपने, तो कुछ टेबल्स इस्तेमाल किए होंगे, टी टेबल, जी टेबल, फलाना। तो वो टेबल्स इस तरह बने होते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशंस के आइडियल या परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस को मेजर करके बता रहे होते हैं कि किस जगह कितना परसेंट डेटा अवेलेबल है। आखिरी हमारा आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली आपकी assumptions होती हैं। जन के फॉर एग्जांपल, अगर हम ये नीचे वाली तस्वीर की बात करें, तो आपको एक सैंपल लेंगे और हाइपोथेसिस रखेंगे कि द सैंपल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन। ये आपकी हाइपोथेसिस है। अब ये सच है या नहीं है, ये इसको कैलकुलेट करना होता है फिर स्टैट्स से। और जनरली आप रिसर्चर स्टार्ट करता है बाय अज्यूमिंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस इज ट्रू यानी मैं जो कह रहा हूँ वो बात गलत है। द ट्रूथ इज दैट माई सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। इस चीज़ को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। अब आपसे सवाल ये है कि
क्यों रिसर्चर्स जो है नल हाइपोथेसिस को ट्रू समझने से अपने रिसर्च का इब्तिदा करते हैं? वाई इज नल कंसिडर्ड ट्रू? नल के अंदर एक और भी आप ये बात कह रहे होते हैं कि एक तो ये गलत है, और अगर ये लग भी रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे नीचे वाली सेंटर वाली जो सैंपल है वो किसी हद तक लग रहा है, तो इट इज ड्यू टू चांस, इट इज ड्यू टू लक। ये एक्चुअली डेटा की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसको कहते हैं ओवरऑल नल हाइपोथेसिस। यानी दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, माय assumption is wrong, and number two, even if seems right, it is due to luck, due to chance, it's not actually happening। अब आपसे सवाल ये है कि नल हाइपोथेसिस आप लोगों ने ढूंढ, मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख दूंगा और आपको एक असाइनमेंट भी दे दूंगा छोटी सी, आप लोगों ने इसका जवाब देना कि लोग रिसर्चर्स हमेशा नल हाइपोथेसिस को ट्रू क्यों अज्यूम करके वहां से क्यों शुरू करते हैं। तो नल ये हाइपोथेसिस जो है किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। आप दो पॉपुलेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं, आप दो सैंपल्स को भी कर सकते हैं, आप एक पॉपुलेशन को किसी एक स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ भी कर सकते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू के साथ भी, वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक एग्जांपल है, रिसर्च टॉपिक है कि सेचुरेटेड फैट जो होता है वो खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये रिसर्च टॉपिक है आपका। डज सैचुरेटेड फैट कंजम्पशन इंक्रीज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे, आप कुछ कोई लोग ले लेंगे, फर्ज करें 20, 30, 40, 50, जितने भी लोग, जो भी आपका सैंपल साइज होगा, उनको आप, हर इंसान एवरेज 13 ग्राम फैट खाता है दिन में। आप उनको 13 ग्राम से 30% ऊपर फैट देंगे, जो कि तकरीबन 13 + 4 17 ग्राम बन जाएगा रफली। अब आपकी हाइपोथेसिस नल क्या है? द सब्जेक्ट्स हु कंज्यूम 30% above 13 grams of saturated fat will not have high levels of कोलेस्ट्रॉल। अब आप देख रहे हैं नल हाइपोथेसिस कैसे स्ट्रक्चर हुई है कि मैंने अपना टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया और मेरी हाइपोथेसिस ये है कि अब इनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। हालांकि मैंने तो एक्सपेरिमेंट ही इसलिए किया था कि चेक करूं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ को कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और नीचे आप देखें तो इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है H0 = म्यू, यानी मीन आपके उन लोगों का जिनका आपने कोलेस्ट्रॉल नापा, इज म्यू इज म्यू इज लेस देन 146। यानी जो एवरेज लेवल है या उससे कम है या वही है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ ये। हालांकि एक जनरल नॉलेज से आपको पता है कि जो फैट खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा। इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब चूंकि आप सब लोगों ने भी एक एक टॉपिक सजेस्ट किया हुआ है, चूज किया हुआ है अपनी रिसर्च के लिए, तो आप भी बताएंगे कि आपकी नल हाइपोथेसिस क्या है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। ये एक दूसरी एग्जांपल है, इन्वायरमेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स एग्रेशन। 40 स्टूडेंट लिए आपने, सबको बहुत गर्म कमरे में, 20 को बहुत गर्म कमरे में बिठा दिया, 20 को एक एयर कंडीशन कमरे में बिठा दिया। जिनको गर्म कमरे में आप बिठाया उनको हम कहते हैं मैनिपुलेटेड ग्रुप, क्योंकि उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और जिनको कुछ नहीं हीट दी, उनको नॉर्मल एसी में बिठाया, उनको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप है। यानी इन पे चेंज नहीं आई और पहले वाले पे चेंज आ गई। अब दोनों को आप कहेंगे थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, कि आपके सामने एक स्टूज बैठा हुआ है, यानी एक बुत बैठा हुआ है, और अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि एक्चुअली वो स्टूज होता है, आपके सामने कोई बंदा बैठा होता है, उसको तारें लगी होती हैं, वो टेस्ट दे रहा होता है, और आपको कहा जाता है कि अगर ये जवाब गलत दे तो उसको करंट लगाना। एक्चुअली वो तारें उस तरह नहीं लगी होती कि उस बंदे को करंट लगे, वो पीछे एक किसी स्टूज को, किसी बुत को लगाई होती हैं, और ये बंदा वैसे ही चीखें मार रहा होता है जब आप करंट लगाते हैं, ताकि आपको फीलिंग आए कि मुझे आउटपुट मिल रही है अपनी इनपुट की। तो दोनों ग्रुप्स को कहा जाता है कि करंट लगाना अगर ये गलत जवाब दे। तो अब नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि जिनको मैं 1 घंटा तेज गर्म कमरे में रखूंगा वो ज्यादा करंट नहीं लगाएंगे। हालांकि विजडम, नॉर्मल नॉलेज, एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिनको आप 1 घंटे में, घंटा बिठा के रखें तेज गर्म कमरे में, तो उनको, उनके अंदर एग्रेशन आ जाती है स्ट्रेस की वजह से, तो वो उल्टी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नल हाइपोथेसिस कह रही है कि नहीं, दे विल नॉट गिव हायर लेवल्स ऑफ शॉक। वो नॉर्मल जो खाली इंडिकेटिंग शॉक होता है, यानी सिर्फ बंदे को एक हल्की सी फीलिंग आएगी कि मेरा जवाब गलत है, उसमें उसको कोई बिजली का झटका नहीं लगेगा।
तो नल हाइपोथेसिस की इस तरह लिखी जाएगी, एच नॉट इज इक्वल टू म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी, यानी ग्रुप ए ने भी उतना ही करंट लगाया जितना ग्रुप बी ने लगाया। ये नल हाइपोथेसिस है, हालांकि कॉमन सेंस आपको बताता है कि ग्रुप ए जो है वो ज्यादा लगाएगा। तो द पॉइंट इज के आप हमेशा अपनी नल हाइपोथेसिस को सही अज्यूम करके आगे चलते हैं। पहले आप कहते हैं कि नल ठीक है, और फिर उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैंने कहा था नल हाइपोथेसिस ठीक है, अब लेकिन डेटा अब इस तरफ जा रहा है कि नल ठीक नहीं है। नल के ऑपोजिट को कहते हैं ऑल्टरनेट, और इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास तक हमारा जो हमने 2 वीडियोस अपलोड की थी उसमें यहाँ तक खाली बात हुई थी। तो आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बताएं जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं जी। ठीक है जी, थैंक यू। सिंस देयर इज नो क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक छोटी सी असाइनमेंट अपलोड करूंगा, और थोड़े दिनों बाद जब आप लोग सब ये Q&A, सॉरी ये वीडियोस देख चुके होंगे और नेक्स्ट वीडियो वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, तो मैं आपको मेन असाइनमेंट असाइनमेंट नंबर 3 भी दे दूंगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।